बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा क्वेश्चन नंबर हमने 8 कंप्लीट किया था कल। अप टू 8 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए बी सी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days and B alone can do it in 30 days and C can alone do in 40 days. In how many days will A complete do the A alone do the work? ठीक है, तीनों मिलके काम जो कर रहे हैं, दे आर टेकिंग 15 डेज। ठीक है, इफ वन ऑफ देम डू 30 in 30 days and another one is 40 days, ठीक है, तो लेफ्ट वन हाउ मच टाइम इट विल टेक, ही विल टेक टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो तीनों का वर्क है 1 day वर्क निकालेंगे हम तीनों का। ठीक है, उनमें से उन दोनों का जिनका 1 day वर्क हम निकाल सकते हैं, उसमें से उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें थर्ड का पता चल जाएगा वो 1 day वर्क कितने दिन में वो कंप्लीट करेगा। ठीक है ठीक है, तो देखो इसको हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। एज ABC can complete the work in 15 days. So 1 day's work of ABC equal to 1/15। पहले हमने तीनों का जो है 1 day वर्क कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने दिया हुआ है आपका B alone can do the work in 30 days। B can do the work in 30 days। So 1 day's work of B equal to 1/30। C can do the work in 40 days। C can do the work in 40 days। So 1 day's work of C equal to 1/40। ठीक है, यहाँ हमने सबका 1 day वर्क निकाल लिया। ठीक है, तो B और C का हमारा जो है तीनों का ये कंबाइंड दिया हुआ है ना। लेट A can complete the work in X days। So
ए कैन डू, सो 1 डेज वर्क ऑफ ए, ऐसे ही लिख लेते हैं जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है। सो 1 डेज वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/x। ठीक है, हम अपनी जो उन्होंने दिया हुआ है वो तो 1/15 था, 15 डेज में तीनों का। हमारे हिसाब से जो है 1 डेज वर्क ऑफ एबीसी कितना हो जाएगा? 1 डेज वर्क ऑफ ए बी सी, तीनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 1/15 प्लस 1/30, ओ सॉरी 1/30, देखो बी का जो है 1/30 है, इसका एक्स है, ए का एक्स है तो पहले एक्स लिख लेते हैं। 30 प्लस 1/40 जो निकाला हमने, निकाला है अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन 1 डेज वर्क ऑफ एबीसी जो उन्होंने गिवन था उसकी कंडीशन के हिसाब से हमने निकाला है, वो कितना है? 1/15। तो दोनों ही कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये जो हमने निकाला बेटा, ये निकाला है हमने जो अलग अलग सेपरेटली जो गिवन है ना, ये जो है कंबाइंड गिवन है। तो दोनों ही तरीके से दोनों का 1 डेज वर्क जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहाँ हम 1/x को यही रहने देते हैं। 1/x इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30 माइनस 1/40 हो गया। यहाँ अगर आप एचएम लेते हैं, इनका एचएम कितना हो जाएगा? 60 एचएम हो गया। 15 4 जा 60, 13 2 जा 16, ये 60 नहीं हो रहा, 120 ले लो आप फिर। 120 अगर हम एचएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 15 8 जा 120, 13 4 जा 4 3 जा, यानी कि 1/120 आ गया। ठीक है, इससे हमें पता चल गया 1/x इज इक्वल टू 1/20 है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 120। यानी कि ए विल कंप्लीट द वर्क इन 120 days. So A will complete the work in 120 days. ठीक है, इसको हमने जो सॉल्व किया है दोबारा देख लो। यहाँ पर हमने जो दिया हुआ था तीनों का कंबाइंड दिया हुआ है, ए बी सी कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज। तो तीनों का है ना, तीनों का 1 डेज वर्क जो हो जाएगा वो 1/15 होगा। फिर हमने क्या किया, बी जो बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। तो 1 डेज वर्क ऑफ बी कितना हो गया? 1/30। अब सी कैन डू द वर्क इन 40 डेज। तो 1 डेज वर्क ऑफ सी इक्वल टू 1/40 हो गया। अब हमें ए का निकालना था, ए का हमें नहीं पता था, हमने इनको एज्यूम कर लिया, लेट ए कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। सो 1 डेज वर्क ऑफ ए इक्वल टू 1/x हो गया। तो हमने जो 1 डेज वर्क के आगे सेपरेटली निकाले उनके हिसाब से कितना होगा 1 डेज वर्क? 1/x, तो 1/30 तो 1/40। क्योंकि 1 डेज वर्क हम पहले भी निकाल चुके हैं तीनों का 1/15। तो दोनों ही 1 डेज वर्क हमने क्या करा, दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, ये तीनों के ही 1 डेज वर्क है, तो दोनों ही सेपरेटली निकाले हुए हैं और कंबाइंड निकाला हुआ है, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसको हमने इन दोनों टर्म को 1/30 बाई 1/40 को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद फिर हमने इनका एचएम ले लिया। एचएम कितना हो गया? 120। तो स्पेस कम थी तो मैंने यहीं पर ही कर दिया ताकि पूरा जो है आपका बोर्ड पे और कहीं स्पेस नहीं मिली,
ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप अगली लाइन में भी करना चाहो, अगले लाइन स्टेप में भी कर सकते थे। तो ये 1/120 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए विल कंप्लीट द वर्क इन 120 डेज। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आई है कोई चीज तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन है ऐसा। आप ऐसे ही समझो कि 3 बच्चों का और 3 स्टूडेंट का अगर वेट दिया हो, है ना, 2 का वेट आपको पता हो तो तीसरे का निकालना है, तो आप क्या करोगे, तो तीनों का कंबाइंड वेट है उसमें से 2 का वेट माइनस कर दोगे। इसी तरीके से हमने इससे किया, तीनों का जो कंबाइंड वर्क था उसमें से 2 का हमने वर्क को माइनस कर दिया। ये कंबाइंड है, ये आपका सेपरेटली वाला है, तो उसमें माइनस करके हमें पता चल गया कि उसका वन डे वर्क कितना होगा ए का। ठीक है, फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स, बाई मिस्टेक ए वेस्ट पाइप एट द बॉटम इज लेफ्ट ओपन and the tank is filled in 16 hours. If the tank is full, how much time will the waste pipe take to empty it? ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि जो पाइप है, जो टैंक फिल करने वाला है, वो 12 आवर्स में फिल करता है। By mistake, a waste pipe at the bottom is left open and the tank is filled in 16 hours. अब जो, क्योंकि वेस्ट पाइप जो है, अगर आपका रन कर रहा था, मतलब एक पाइप को जो है ना उसको फिल करने की कोशिश कर रहा है, दूसरा वाला टैप जो है उसको एम्प्टी भी कर रहा है। तो इफ द टैंक इज फुल, हाउ मच टाइम विल द वेस्ट पाइप टेक टू एम्प्टी इट? देखो इसको आप थोड़ा सा अलग है ये, है ना, इसको आप समझने की कोशिश करो। ए कैन लेट, पाइप का नाम दिया हुआ है ए पाइप कैन फिल द 12 आवर। चलो 1 पाइप लिख देते हैं, 1 पाइप can fill the tank in 12 hours. So 1 hour work so in 1 hour, ऐसे लिख लो, so in 1 hour will fill the pipe will fill the tank equal to 1/12, है ना। वो 12 आवर में जो है उसको पूरा फिल करता है, तो 12 आवर में इतना पूरा फिल करता है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, वो 1/12 करेगा। जो जो सेकंड पाइप है,
है ना। लेट सेकंड पाइप can empty the tank in X hours. So in 1 hour, pipe will empty कितना एम्प्टी करेगा वो 1/x करेगा। A pipe can fill a tank in 12 hours. By mistake, a waste pipe at the bottom is left open and the tank is filled in 16 hours. ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दोनों ही पाइप हमने खुले छोड़ दिए, तो दोनों ही पाइप खुले छोड़ दिए तो हमें कितना लग रहा है 16 आवर्स इफ बोथ पाइप work together then fill the tank in 16 आवर्स। अब दोनों ही टैप जो है, दोनों ही पाइप रन कर रहे हैं तो 16 आवर लग रहा है। तो इन 1 आवर both pipe will fill the tank equal to 1/16। अब दोनों ही पाइप रन कर रहे हैं तो अब कितना टाइम लगेगा, वो 1 आवर में कितना फिलअप करेगा 1/16। ठीक है। मतलब जैसे कि आपके पास कोई भी चीज है, आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज में से 30 रुपीज आपने स्पेंड कर दिए, मतलब खर्च करने का काम कर रहा है, ये पाइप वेस्ट कर रहा है पानी। तो रिमेनिंग निकालने के लिए क्या होगा, तो इसमें से आप ये माइनस कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कितना आ रहा है आपको 1/16 आ रहा है ना। तो यानी कि क्या होगा, दोनों ही पाइप अगर रन कर रहे हैं तो ये 1 आवर वर्क जो हमने निकाला है 1/16, तो हमारे हिसाब से जो हमने अलग अलग लिया हुआ है तो 1/12 तो क्या काम कर रहा है, वो तो ऐड करने का काम कर रहा है 1 ओवर में। ये क्या कर रहा है, उसने एम्प्टी करने का काम कर रहा है, इसलिए हमने इसको माइनस में ले लिया। इट शुड बी इक्वल टू 1/16, क्योंकि ये 1 आवर वर्क हमारा कितना है ना, 1 आवर में कितना फिल कर रहा है 1/16 कर रहा है। ये क्या कर रहा है 1 आवर में 1/x माइनस कर रहा है, ये 1/12 प्लस कर रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका कितना होना चाहिए 1/16 होना चाहिए। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसको एम्प्टी कर रहा है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम 1/x को उधर शिफ्ट कर लेते हैं और 1/16 को इधर, तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/16 इक्वल टू 1/x हो गया। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना हो गया 48, एलसीएम ले लो 4 माइनस के 3 यानी कि 1/x हो गया। इसके बाद मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये 1/148 है, ये कितना है 1/x है, यानी कि x इज इक्वल टू 48। यानी कि अगर वो एम्प्टी करेगा ना, हमें क्या निकालना है कि सेकंड पाइप को, अगर पूरा टैंक फुल है
उसको एम्प्टी करने में कितना टाइम लगेगा? उसको टाइम लगेगा 48 आवर्स लगेगा, है ना। हमने एक्स क्या माना था कि सेकंड पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन एक्स आवर। हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी 48। तो 48 का मतलब the second pipe will take the time 48 hours to empty the tank। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। आपको दोबारा समझा देते हैं। देखो पाइप जो है, हमारे पास जो पाइप था, है ना, वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स, है ना। जो फिल करने का जो टाइम ले रहा है वो 12 आवर्स ले रहा है। तो 1 आवर में वो कितना फिल करेगा? 1/12 करेगा। जो सेकंड पाइप है, ठीक है, उसको एम्प्टी करने में कितना टाइम लग रहा है? वो एक्स आवर लग रहा है, ठीक है। तो उसको 1 आवर में कितना एम्प्टी करेगा? वो 1/x करेगा। तो ये तो प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है। दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? ये तो हम प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे? तो दोनों का रिजल्टेंट हमने 1/12 माइनस 1/x लिया। और जो जो दोनों ही पाइप वर्क करते हैं, तो पूरा टाइम जो फिल हो रहा है वो 16 आवर्स में हो रहा है। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा? 1/16। तो तीनों का हमने 1 आवर वर्क जो निकाला है, तो पहले दो का जो रिजल्टेंट है वो तीसरे के बराबर होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड है, तो यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली 48 आवर्स। तो 48 आवर्स में आपका जो है ये टाइम पूरा फिल और एम्प्टी कर देगा, जो आपका वेस्ट कर रहा है पाइप को, टैंक को। ठीक है बेटे, ये चैप्टर आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन वाला ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखो जो क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हो, है ना। ये कंपेरेटिवली जो हमने क्वेश्चन किए हैं बहुत इजी है उनके कंपैरिजन में, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करके देखना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर है आज ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लग गया। ये हमारे आफ्टर, ठीक है, ये आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8th चैप्टर अब हम अभी हमारे पास 9 चैप्टर के लिए थोड़ा सा काम करा देते हैं, है ना। थोड़ा टाइम हमारे पास अभी बाकी है। देखो देखो बेटा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कि हम एक्स जो वेरिएबल का यूज करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड है ना, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कराते हैं। जैसे हमने अभी लेट किया ना कि वो एक्स आवर में जो है टाइम एम्प्टी कर देगा, ये आपका जो एल्जेब्रिकली हमने एक्स सोल्व किया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बना था जिसमें हम एक्स वाई जेड का यूज करते हैं। वो एक्सप्रेशन के कहलाते हैं, वो एग्जैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो कोई ये नई चीज नहीं है जो आपको पता ना हो। तो कुछ आपको बस स्पेसिफाई करा गया है। वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल वो होते हैं जिनमें हम जो है, जैसे हम मैं किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखता हूँ 5x+4, तो यहाँ आप देखोगे ये आपका वेरिएबल है एक्स, ठीक है। 4 क्या है? ये कांस्टेंट है। जिसमें एक्स नहीं आ रहा है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, ये आपकी वेरिएबल टर्म कहलाएगी। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होता है जो उसके साथ में हो। एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? आपका 5, जो एक्स के साथ में, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 5। कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? कांस्टेंट टर्म है आपकी, वो आपकी कितनी है? 4 है। और वेरिएबल टर्म क्या है? वेरिएबल टर्म है आपकी, वेरिएबल टर्म हम पूरी लिखेंगे, ठीक है। वेरिएबल इसमें एक्स है, लेकिन वेरिएबल टर्म क्या है? 5 है। वेरिएबल जो यूज किया गया है वो एक्स यूज किया है। कहीं वेरिएबल 1 हो सकते हैं, कहीं वेरिएबल 2 हो सकते हैं। फिर आता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल वो टर्म होती है जिनमें एक ही टर्म हो। मोनोनोमियल का मतलब है एक टर्म। मोनोनोमियल जैसे नाम से पता चल गया, मोनोनोमियल।
और मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। ठीक है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ट्राइनोमियल कि बहुत सिंपल सी चीज़ें है, इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप एक बार इसको ध्यान रखने की कोशिश करोगे, रीड कर लोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, मोनोनोमियल का मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म। अब जैसे इसके अंदर है, इसके अंदर कितनी टर्म है आपकी? ये 2 टर्म कहलाएंगे। प्लस और माइनस से जो है टर्म सेपरेट होती है, मल्टीप्लाई से सेपरेट नहीं होती है। पहले आपने ये लिखा, सपोज करो 3x³ प्लस 5x² प्लस के 7। तो इसके अंदर कितनी टर्म कहलाएंगी? ये 3 टर्म, 1 2 3। तो अभी ऐसे मत काउंट करना 1 2 3 4 5। जो प्लस प्लस, जहाँ प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा वो टर्म उसको सेपरेट होती है। इसमें कितनी टर्म है आपकी? 3 टर्म। वेरिएबल हमने क्या यूज किया है? एक्स यूज किया है। ठीक है, और इनके कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट आपको बताने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज है। मैं आपको क्वेश्चन कुछ करके बताता हूँ, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें आपको लिटरल बताना है। लिटरल का मतलब इसमें कि हम वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, वो आपके कौन से कोफिशिएंट है और कांस्टेंट वाले कौन से कोफिशिएंट है, ये आपको बताने होंगे। और एक ही डिग्री और होती है। डिग्री मैंने अभी आपको नहीं बताई है। डिग्री का मतलब है जो मैक्सिमम पावर है। जैसे यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखी हुई है तो 1 है। यहाँ पर इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है ना। अगर कोई मान लो सिर्फ अकेला एक ही टर्म लिखी हुई है, मान लो उसके अंदर वेरिएबल भी नहीं आ रहा, सपोज तो 12 आ रहा है, तो इसके अंदर एक्स की टर्म ही नहीं है, तो इसकी पावर जो है कुछ नहीं है, तो इसको आप 0 समझिए, है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका? डिग्री इसकी 0 कहलाती है, जो कांस्टेंट है। इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? बात डिग्री की कर रहे हैं, तो डिग्री इसकी कितनी हो गई? 1 हो गई। इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? इसकी डिग्री हो गई आपकी 3 हो गई। इसकी डिग्री कितनी होगी? 12, सिर्फ 12 था। 12 का मतलब है 12 इंटू एक्स टू की पावर 0। किसी की पावर 0 होती है ना, तो उसकी पावर वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। तो 12 को हमने 12 इंटू एक्स 0 लिख दिया, तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 0। तो डिग्री भी मैंने आपको बता दी ना। अब ये सारी चीजें जो बताई गई हैं, किसी क्वेश्चन में कुछ यूज करना है और किसी क्वेश्चन में आपको कुछ और यूज करना होगा। आपको उसके हिसाब से बताना है। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म देयर न्यूमेरिकल एज वेल एज द लिटरल कोफिशिएंट। 12x² माइनस के 4xy²। ठीक है, तो इसमें आपको कोफिशिएंट बताने हैं कि इसमें कौन कौन से आपके कोफिशिएंट हैं जो आपके लिटरल है। लिटरल का मतलब है जिसमें कि हम एक्स वाई का यूज कर रहे हैं, वो लिटरल कहलाएंगे, है ना। तो इसमें लिटरल जो है वो क्या है आपका? लिटरल वाली जो टर्म कहलाती है आपकी, ये आपका 12x² ये x²y² क्या है आपका? ये लिटरल है। xy² क्या है? ये भी लिटरल है ना। और न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल वो है जो इनके साथ में। ठीक है, जो न्यूमेरिकल जो, देखो मैं लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, 12x² y² माइनस 4xy²। ठीक है, एंड टर्म्स देयर न्यूमेरिकल एज वेल एज लिटरल कोफिशिएंट। ये तो न्यूमेरिकल, ये तो लिटरल है आपके एक्स वाई जेड, और ये एक्स वाई स्क्वायर।
और ये आपके जो 12 है और 4 क्या है, ये आपके कैसे हैं, ये आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है ना। इस तरीके से जिनमें आपका वेरिएबल यूज हो रहा है वो आपके क्या है, लिटरल कोफिशिएंट है, और जिनमें नंबर यूज हो रही है वो आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो इस तरीके से आपको आपको करना है। ये आपको हर क्वेश्चन में हर पार्ट में बताना है। इसमें 4 पार्ट हैं, ये आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई द मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। जो मैंने आपको बताया, आपको माइंड जैसे आपका 5q इंटू q इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये आपको बताना है कि मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में पूरी एक ही टर्म चलेगी। तो ये क्या है, मोनोनोमियल है। टर्म कब सेपरेट होंगी, जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा, ये मैंने आपको बताया था। अदरवाइज क्या है, वो वन टर्म ही चलेगी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी है ना। चलो मैं एक पार्ट और बताया था आपको, फोर्थ वाला पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें 5a² माइनस 3b² प्लस c/2। तो यहाँ पर टर्म जो है सेपरेट कर लेगा आप। ये जो टर्म है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5/2a² माइनस फिर 3/2b² प्लस c/2। अब तो प्लस माइनस से हमारी के हिसाब से जो टर्म हो रही है वो 3 टर्म हो रही है, 1 2 3। तो 3 टर्म है ना। तो ये हम जो है इसको 3 टर्म में काउंट करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया, ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड आपको कराए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपको डिग्री वाला क्वेश्चन भी बताया थे, थर्ड क्वेश्चन से कर लेना। फिर फोर्थ क्वेश्चन से हम बाद में कराएंगे आपको, है ना। थर्ड क्वेश्चन और बता देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इफ टू राइट देयर डिग्री। देखो पॉलिनोमियल के लिए जरूरी ये है कि डिग्री जो है माइनस में नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है। पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो माइनस में नहीं हम काउंट करते हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का फर्स्ट, 2/5 x4 माइनस √3 x² प्लस 5x माइनस 1। तो यहाँ पर डिग्री जो है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4। ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 4। तो मैक्सिमम पावर होती है, ये मैंने आपको समझाया था। जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ये सब डिग्री मैंने पहले लिखी हुई है आपको। ठीक है। और डिग्री कब नहीं होगी, तो ये ध्यान रखने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो सेकंड वाला जो पार्ट दिया है, सेकंड वाले पार्ट में क्या है, 7x³ माइनस 3/x² प्लस √5। यहाँ पर क्या है, ये डिग्री x², x की पावर हम ऊपर लिखते हैं तो ये माइनस में हो जाएगी। डिग्री इसकी जो है, डिग्री हमारी 3 तो हो जाती है, मगर इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं कराएगा। ठीक है। तो डिग्री इसकी डिफाइन जो है नहीं करते, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसकी डिग्री डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर